ये लोग आए किसी और मोटिव के साथ हैं। अच्छा, इनको लाया गया किसी और सुरंगें मोटिव आपने के नहीं साथ। बिछाई। इन्होंने आके जो खान साहब ने दो एब्सोल्युटली नॉट की बात की थी, एक उन्होंने अमेरिका को अड्डे ना देने के लिए कहा था कि मैं एब्सोल्युटली नॉट में अड्डे नहीं दे सकता। आपको किसने कहा था इसमें घुसने के लिए? हम बाकायदा बड़ी प्लानिंग के साथ चल रहे थे। आपने पाकिस्तान की इकानमी हमारे पौने 4 साल में भी देखी, आपने पाकिस्तान की इकानमी इनके एक महीने में, एक माह में भी देख ली। ये उस वक्त वहाँ पे गए जब बिल्कुल फंस चुके थे और फिर इन्होंने उनकी हर बात मानी। अब जाहिर है एक इंटरनेशनल जो मुआहदे आप करते हैं एक मुल्क के लिहाज से, तो वो जो आने वाली हुकूमत को भी उसको ऑनर करना पड़ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। बड़े बड़े दावे करना कोई इनसे सीखे, गरीब के जख्मों पर नमक छिड़कना कोई इनसे सीखे। महंगाई भगाने वाली, कर्जे मुकाने वाली, मईशत को 4 चांद लगाने वाली हुकूमत ने हुकूमत में आते ही नैब कवानीन में तरामीम और अपने मतलब की इंतखाबी इस्लाहात करके पहले अपना उल्लू सीधा किया, और जब अपना काम पूरा हुआ तो जिस गरीब अवाम को रिलीफ देने का वादा करके इक्तदार में आई थी, वो अब रिलीफ की शक्ल में अवाम को महंगी बिजली के झटके दे रहे हैं, पेट्रोल बम से जबरदस्त तरीके से बमबारी कर रहे हैं। और यकीन जानिए ये हुकूमत यहां रुकने वाली नहीं, क्योंकि बजट अभी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हुकूमत ने अब तक जो कुछ भी महंगा किया है या जो भी कीमतें बढ़ाई हैं, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले वक्तों में इसकी पूरी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। 75 से ज्यादा पेट्रोल नहीं होना चाहिए, अब तो 175 से ऊपर चला गया जनाब, 200 से ऊपर चला गया। हुकूमत में आते ही वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों ने कहा था कि हम इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते, लेकिन कहना कुछ और करना कुछ इनकी जनाब पुरानी आदत है। शहबाज शरीफ और उनकी काबीना अपनी बात पर कायम रहना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो कहें उस पर कायम रहे। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत की जानिब से गद्दारी का मुकदमा बनाकर उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या कह रहे हैं वो पहले सुन लेते हैं, फिर जनाब इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा? और ये काफी पहले बात हुई थी, आपको याद होगा जनाब, आर्टिकल 6 लगाने की बात की गई थी, ना सिर्फ खान साहब पर बल्कि दीगर लोगों पर भी, कासिम सूरी साहब पर भी कहा गया था कि आर्टिकल 6 लगाई जाएगी, लेकिन फिर ये मामला बैठ गया था, दब गया था। अब एक बार फिर से मामला उठाया जा रहा है। तो इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस वक्त में ज्वाइन करें। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस चीज का नुहा पढ़ूं आपके सामने। मुझे बात करनी थी घी की कीमतों में इजाफे के हवाले से, मुझे बात करनी थी बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से। और ये इजाफा भी जनाब पिछले 8 दिन में 10-20 रुपए का नहीं है। आप लोगों ने तो 25 रुपए इजाफा किया था, उन्होंने 60 रुपए का इजाफा कर दिया। तो आप के बारे में ये लोग कहते हैं कि ये आपका मुआहदा जो हम पूरा कर रहे हैं। हमने बिछाई नहीं तो अपने लिए बिछाई थी, इसलिए तो बिछाई नहीं थी कि आप आएंगे और इसमें पड़ जाएंगे आके। आपको किसने कहा था इसमें घुसने के लिए? हम बाकायदा बड़ी प्लानिंग के साथ चल रहे थे। आपने पाकिस्तान की इकानमी हमारे पौने 4 साल में भी देखी, आपने पाकिस्तान की इकानमी इनके एक महीने में, एक माह में भी देख ली। ये लोग आए किसी और मोटिव के साथ हैं। अच्छा, इनको लाया गया किसी और सुरंगें आपने नहीं बिछाई। इन्होंने आके जो खान साहब ने दो एब्सोल्युटली नॉट की बात की थी, एक उन्होंने अमेरिका को अड्डे ना देने के लिए कहा था कि मैं एब्सोल्युटली नॉट में अड्डे नहीं दे सकता। दूसरा जो IMF की शराइत थी, जिसमें पेट्रोल 270 रुपये करना था, जिसमें ऑयल कुकिंग ऑयल महंगा करना था, जिसमें अजनास की कीमत बढ़ानी थी, उन सब को खान साहब रेजिस्ट कर रहे थे। जिस हद तक मुमकिन था रेजिस्टेंस उसकी चल रही थी, और IMF से हमारी बातचीत भी चल रही थी। ये आए हैं अंडर प्रेशर, इन्होंने आते साथ ही अपने आकाओं की बात मानना शुरू कर दी, क्योंकि इनके भी 2 मोटिव्स हैं। अच्छा, इनके जो 2 मोटिव्स हैं वो ये है कि नंबर 1 जो इन्होंने पैसा चोरी किया है उसे किसी तरह बचा लें, और नंबर 2 ये कि जो इन्होंने इनके ऊपर केसेस हैं, चाहे वो नैब के हों, FIA के हों, एंटी करप्शन के हों, मनी लॉन्ड्रिंग के हों, वो सब बंद करना, वो सारे केसेस इन्होंने ख़त्म करने हैं। अच्छा, अब इन्होंने आते साथ ही सबसे पहले नैब के जो कवानीन चेंज किए हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि नैब को इन्होंने बिल्कुल नकारा एक इदारा कर दिया है, जो न पकड़ सकता है, न पूछ सकता है, उसके पास कोई अथॉरिटी, कोई पावर, कोई चीज़ ऐसी नहीं रही। और दूसरा
इन्होंने FIA से अपने केसेस जो ड्रॉप कराए हैं, प्रोसिक्यूटर्स को इन्होंने रोका है काम करने से, ये इनके मोटिव्स हैं। अच्छा। इनका मोटिव ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। इनका मोटिव ये भी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी रायदही से उनको महरूम कर दिया जाए, जो ये मुझसे बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मर्जी ये कर लें, अवाम ने इनको एक्सेप्ट नहीं करना। इन्होंने एक हफ्ते में 60 रुपए का पेट्रोल बढ़ाया है, इन्होंने एक हफ्ते में 250 रुपए कुकिंग ऑयल के ऊपर बढ़ा दिए, इन्होंने एक हफ्ते में बिजली के ऊपर 10 रुपए बढ़ा दिए। ये बढ़ाते चले जा रहे हैं सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए। इन्हें पाकिस्तान की कौम का कोई ख्याल नहीं। जो बात खान साहब कह रहे थे कि इम्पोर्टेड हुकूमत है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत से कोई खैर की तवक्को ना रखी जाए। चलें, एक मसला आज खान साहब ने और भी उठाया है, एक मसला खान साहब ने भी उठाया कि जनाब मुझे आर्टिकल 6 का शिकार बना के, मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बना के मुझे साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, काफी अर्से से पहले ये शोशा छोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद खामोशी हो गई थी, ज्यादा लोगों ने इस पर बात नहीं की थी। आपको लग रहा है ये दोबारा शोशा जानबूझकर छोड़ा जा रहा है? ये वाकई में खदशा है? करेंगे अगर इन्होंने खान साहब के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की। पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है इस वक्त, पाकिस्तान का अवामी तौर पर मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है इस वक्त। अगर पाकिस्तान को कोई इस मझदार से निकाल सकता है तो वो इमरान खान है। ये इनकी खाम ख्याली है कि ये इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगा के उनको जेल में डाल देंगे और उसके बाद ये आराम से अपनी हुकूमत करेंगे और अपना नोच खसोट प्रोग्राम जो है उसको जारी रखेंगे। इनको अवाम ने इतने जूते मारने की इनको समझ। सर, मकबूल लीडर की जो आप बात कर रहे हैं वो आपकी जगह बिल्कुल सही हो सकती है, मैं उससे इख्तलाफ नहीं कर सकता, लेकिन सर पेशावर में क्यों आप लोग बैठे हुए हैं? पेशावर से बाहर क्यों नहीं निकलते? क्या आपको लग रहा है, आपको खदशा है कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इतलात हैं आपकी ऐसी कि पेशावर से बाहर निकलेंगे तो जैसे पेशावर से बाहर निकलेंगे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसी है इतलात? नहीं, मैं नहीं समझता कि खान साहब को ये अरेस्ट करेंगे या कर सकते हैं या जुर्रत भी कर सकते हैं इसकी। हम पूरी तैयारी के साथ खान साहब को पेशावर से इस्लामाबाद लेकर आएंगे। अच्छा, लाएंगे? दोबारा लाएंगे? हर उस ओछे हथकंडे के लिए तैयार हैं जो ये हथियार के तौर से इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे अवामी ताकत के खिलाफ, क्योंकि अवाम की ताकत तो सिर्फ इमरान खान के पास है ना। देखें, जो साइफर का इमरान खान साहब जिक्र करते हैं बार बार, वो साइफर की मनवन एक एक चीज़ अब सही साबित हो रही है। उस साइफर में कहा गया था कि इमरान खान को हटाओ वरना कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाओ। अगर इमरान खान को नहीं हटाया तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और अगर इमरान खान को हटा दिया तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। अच्छा। उस माफ़ी के पैकेज में सारा कुछ ये है कि तुम प्राइसेस बढ़ाओ क्योंकि इमरान खान नहीं बढ़ा रहा था, तुम टैक्सेस बढ़ाओ क्योंकि इमरान खान नहीं बढ़ा रहा था, तुम अवाम पे बिजली का बम गिरा दो क्योंकि इमरान खान नहीं गिरा रहा था, तो हम तुम्हें माफ़ करते हुए ये $1 बिलियन रिलीज़ करेंगे। वो भी अभी हुए नहीं है। वो मिफ्ता इस्माइल जब बार बार ये कहते, ज़बान ही उनकी सूखती थी कि 132 रुपये का पेट्रोल अवाम के ऊपर जुल्म है, हम आएंगे तो 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे बल्कि हम कम करेंगे, पेट्रोल 70-80 रुपए का होना चाहिए। अब वही मुफ्ता इस्माइल बैठ के वो बता रहे हैं कि से ज़्यादा का नहीं होना, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना कितना ज़रूरी है। खैर, ये उनकी मजबूरी भी है इसलिए कि वो लॉलीपॉप देने के मास्टर हैं, वो लॉलीपॉप का काम भी करते हैं, वो उनकी फैक्ट्री भी लॉलीपॉप बनाने की और वही लॉलीपॉप। अच्छा, ये बताइएगा सर कि अगला लाइमल क्या होगा? आपने कहा कि खान साहब को पूरी प्रोटेक्शन के साथ हम पेशावर से इस्लामाबाद लेकर आएंगे, तो ये बनी गाला लेकर आएंगे, डी चौक में लेकर आएंगे, क्या आगे की हिकमत अमली है? किस तरह से वाकई में लॉन्ग मार्च करने का सोचा है दोबारा आपने? अभी तक इस हवाले से कोई प्लानिंग हुई है? आप खुद उनके साथ मौजूद थे? नहीं, इनके इरादे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका तो ज़ाहिर है इरादा तो अगले 20 साल जाने का नहीं होगा, तो ऐसा करते हैं कि 20 साल बिलावल को और 20 साल मरियम को दे दें, 40 साल का तो पैकेज डील ख़त्म करें ना। इनके इरादे से क्या होता है? इरादा तो कौम ने करना है। इस कौम ने सोचना है कि वो उन्होंने इमरान खान के साथ खड़ा होना है, इनसे जान छुड़ानी है या नहीं छुड़ानी है, या इन्हीं चोरों के साथ हमने आगे चलना है। आगे चल नहीं पाएंगे हम। देखें, जो खान साहब ने अभी बात की 2 दिन पहले कि जिस मुल्क में जो मुल्क इकोनॉमिकली दिवालिया हो जाते हैं, उनकी सर्वाइवल की जंग शुरू हो जाती है। रशिया के साथ क्या हुआ? रशिया कैसे टूटा? USSR जब था, इकोनॉमिकल डिबैकल थे ना, जब इकोनॉमिकली वो गिरे हैं और उनको बिल्कुल ही वो ज़मीन पे आगे इकोनॉमी उनकी, तो उनका मुल्क टूटना शुरू हो गया था। उसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी नीचे जाती है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की हद तक पहुंच जाए, जो कि आपने देखा मूडीज़ इंटरनेशनल ने भी पाकिस्तान को बड़ी ख़तरनाक इकोनॉमिक लेवल इंडिकेटर्स उन्होंने दिए हैं पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान वहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होगा हमें अपने वतन अजीज़ को। ठीक है, लेकिन सर इस वक्त अगर मैं मौजूदा सूरत हाल देखूँ, जो आप बात कर रहे हैं
तमाम ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हैं। इस वक्त हुकूमत की जो सूरत हाल नजर आ रही है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, लेकिन सर आपको नहीं लगता हर महाज पे हुकूमत इस वक्त कामयाब नजर आ रही है? आपके तमाम जो प्लान्स हैं वो पिटते हुए नजर आ रहे हैं। इस जंग में आप फिलहाल शिकस्त खाते हुए नजर आ रहे हैं या हुकूमत इस वक्त जीतती हुई नजर आ रही है? उनके पास सारी चीजें हैं और अभी तक आपने जहां जहां जो जो अपना लाहेअमल अपनाया उसमें आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो फिर आपको नहीं लगता कि मुश्किलात आपके लिए मजीद बढ़ जाएंगी आने वाले वक्तों में? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत है ये जिस ताकत के ऊपर टिकी हुई है, दो इनके पास मेजॉरिटी 13 इनके पास पॉलिटिकल पार्टीज का मुरब्बा बना हुआ है ये, और इसमें ऐसे लोग भी हैं जो लोटे हैं, और ये ताकत ज़्यादा देर रुकती नहीं किसी के साथ। ये लोटों ने ब्लैकमेल करना है, ये जो एक एक दो की तादाद में इनके एलाइज हैं इन्होंने ब्लैकमेल करना है, इन्होंने इनको चलने नहीं देना। वैसे वो खुद भी बहुत बड़े ब्लैकमेलर हैं और ब्लैकमेलर को ब्लैकमेल करने में और ज़्यादा मज़ा आता होगा, तो ये वैसे ही नहीं चलनी। और फिर ये इकोनॉमिकल इस वक्त क्राइसिस है मुल्क के अंदर, इस वक्त मुल्क के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है, और इस वक्त मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया हुआ है मुल्क के अंदर। आप देखें पंजाब में क्या ज़बरदस्ती हो रही है, इलेक्शन कमीशन अपनी मनमानी कर रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि वो जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है, उनकी जगह जो रिजर्व सीट पे ख़वातीन और अक़लियत के लोगों ने आना है, उन्हें वो कह रहे हैं कि जी अब ये बाई इलेक्शन के बाद हम डिसाइड करेंगे क्या आना है। तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन हमजा को चाहता है कि वो किसी न किसी सूरत, हर सूरत अलट हो या पलट हो, पंजाब के अंदर तबाही आए या बर्बादी आए, हमजा ने वज़ीर आला बनना है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऐसी सूरत हाल पे पहुंच जाएगा तो हमारे पास एहतजाज करने के अलावा या सड़कों पे आने के अलावा कोई रास्ता चले सर, आपने पंजाब की बात कर दी है, ज़िमनी इलेक्शंस की बात कर दी है। अभी बीच में खबर आई थी कि आप लोग कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शंस नहीं लड़ना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपने वहाँ से इस्तीफा तो दे दिया। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस लड़ना है? मुझे नहीं, पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं किया इस बारे में, तो पार्टी जब फैसला करेगी, आज भी हमारी अहम एक मीटिंग हुई, खान साहब ने सदारत की उसकी, अभी तक कोई फैसला ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन एक आध दिन में कोई फैसला हम कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारा तो बाई इलेक्शन में जाना बनता इसलिए नहीं है कि हम तो चाहते हैं कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व हों और फ्रेश इलेक्शंस हों। अगर बाई इलेक्शन में जाने का इतना शौक़ है इनको, तो मैं तो कहता हूँ कि घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है। आ जाएँ, मुकाबला करें, इलेक्शन लड़ें, जीत जाएँ इलेक्शन, जाएँ हुकूमत करें, मज़े से 5 साल कोई नहीं रोकता। लेकिन ये इन्हें पता है कि इनके पास अवाम की ताकत नहीं है, इनके पास वोट नहीं है, इसलिए ये इतनी रेजिस्टेंस है, वरना क्या दे रहे हैं। आप लोगों ने इसे इस्तीफे दिए थे सर, कासिम सूरी साहब उस वक्त डिप्टी चेयरमैन थे लेकिन एक्टिंग चेयरमैन कर रहे थे, तो अब ये जो नए चेयरमैन साहब आए वो आपको ये कह रहे हैं कि 30-30 करके आ जाइए और आपके जो है वो हम इस्तीफे कबूल कर लेते हैं। तो इस अमल में आप लोग हिस्सा लेंगे या आपने कह दिया भाई हमने इस्तीफे दे दिए, बात खत्म हो गई, अब दोबारा हम इस्तीफों पर नहीं जाएंगे? क्योंकि एक स्ट्रेटजी नजर नहीं आती ना कि आपने इस्तीफे भी दिए हैं, फिर आप बाई इलेक्शंस भी लड़ रहे हैं, तो क्या आप लोगों का पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली में दोबारा जाने का इरादा है या बस दे दिए इस्तीफे जो देने थे? नहीं, मैं क्योंकि पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूँ, पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, तो मुझे इल्म नहीं कि वहाँ पे वो क्या सोच रहे हैं कि वो क्या 30-30 करके वहाँ से उनके पास जाएंगे या ये अपनी बात पे स्टैंड करेंगे कि जो हमने लिख के दे दिया यही अटल फैसला है। मुझे इल्म नहीं कि वो क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर ये अप्रोच क्या है? मतलब एक होता ना कि आप किस अप्रोच के तहत काम कर रहे हैं। एक तरफ आप बाई इलेक्शंस लड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कौमी असेंबली में हमें नहीं जाना है, हमें कौमी असेंबली के इलेक्शंस नहीं लड़ने हैं, बाई इलेक्शंस नहीं लड़ने हैं। तो सर अप्रोच क्या है? क्लैरिटी नजर नहीं आती सर आपके अप्रोच में कुछ इस तरह की। सर आवाज आ रही है? हमारी तो बड़ी क्लैरिटी है, हमारी एक ही सिंगल डिमांड है, हम उससे ना आगे हट रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, वो है फ्रेश इलेक्शन, फौरी इंतखाबात। तो फौरी इंतखाबात को रोकने के लिए जितनी ये अपनी चलाकियाँ कर रहे हैं, हम इनमें से किसी में भी इनके साथ हिस्सेदार नहीं बन सकेंगे। हमारा तो एक ही मुतालबा है, एक ही डिमांड है हमारी कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये इमरान खान से चोरी की गई है, चोरी के दरवाजे से ये लोग घुसे हैं, नकब लगाई है। कहते हैं बाय द बुक हैं हम लोग, जो है मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं वो आपके सामने। आधी काबीना इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है, हनीमून पीरियड चल रहा है। वज़ीर आज़म जो है वो खुद तूफ़ानी दौरों पे पाकिस्तान आते हैं, बाकी तो वो पाकिस्तान से बाहर ही रहते हैं। 5 दफ़ा तो वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं अब तक, वो छठे की तैयारी कर रहे हैं। हालात ये हैं कि यहाँ पर मुल्क का ख़जाना खाली हो रहा है, उनका स्विमिंग पूल बन रहा है, उनकी शाहाना खर्चियाँ नहीं रुकती हैं।
तो यहाँ इनको तो परवाह नहीं है किसी सूरत किसी चीज़ की कि सर वैसे उस खबर में क्या अभी हो तक रहा है। हकीकत ये तो नजर याशी नहीं आ करने रही। आए, जितना पीरियड मिल जाए मौज मारेंगे। अच्छा लेकिन सर आप इलेक्शंस डिमांड कर रहे हैं, इलेक्शंस आपकी डिमांड है, 1 पॉइंट एजेंडा है, लेकिन इसको पूरा करने में आपका लाहेमल नजर नहीं आ रहा। तमाम कार्ड्स आपने खेल दिए, आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी अब देख रहे हैं। खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना थोड़ा फोकस कर दिया है, वो कह रहे हैं कि जनाब हमें श्योरिटी दे दें, उसके बाद हम निकलते हैं और फिर हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे। शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं आ जाए जनाब, कोई मसला नहीं है, आके कर लें। तो आप अभी क्या मामला सोच रहे हैं? आपने स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करना है या अदालतों की तरफ जा रहे हैं? ये कल खान साहब जो जलसा कर रहे हैं अपना, उसमें खान साहब अपना पूरा प्रोग्राम लाएमल का अनाउंसमेंट करेंगे, अदालतों में जाएंगे, हम सड़कों पर भी आएंगे, लोगों आवाम के पास भी जाएंगे। हमारे पास तो यही रास्ता है, हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं है कि हम वाया अमेरिका या वाया बठिंडा आके कुछ काम कर लें। ना हमने बैकडोर से जाना है। हम तो चाहते हैं कि मैदान में मुकाबला हो और जो जीते वो फिर पाकिस्तान की किस्मत संभाले 5 साल। तो मैं फिर मतलब इन फ्यूचर देखूं सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा उसी तरह का लॉन्ग मार्च कर रही है जैसा भी इसने रिसेंटली किया था। राना सनाउल्लाह साहब ने भी मेरे जो प्रोग्राम में कहा था कि अगर दोबारा आएंगे तो हम दोबारा सख्ती से निपटेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि कल खान साहब जो जलसा कर रहे हैं उस जलसे में वो अपना प्रोग्राम का पूरा वहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे कि क्या वो लॉन्ग मार्च करेंगे तो कब करेंगे, और अगर वो लॉन्ग मार्च के अलावा कोई चीज़ सोचते हैं तो वो भी कल ही वो हम हमको खुद बताएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये मैंने भी आपसे कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि दोबारा अगर आए तो हम और तैयारी के साथ आएंगे। आप तो कह रहे थे पहले आपकी तैयारी है ही नहीं, अब तैयार हैं सर दोबारा इस तरह के मामलात के लिए। लेकिन जो कुछ हुआ मैं उसकी तरफदारी नहीं करता, मैं उसको डिफेंड नहीं करता, लेकिन जो हुआ गलत हुआ। अब आप तैयार हैं दोबारा से उस चीज़ के लिए, उस एपिसोड के लिए? देखें इन्होंने बड़े लॉन्ग मार्च किए, आपको याद होगा इन्होंने अभी हमारी हुकूमत जाने से 3-4 महीने पहले महंगाई मुकाऊ मार्च किया। इन्होंने मरीम नवाज साहब ने कंटेनर पे चढ़ के ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, अवाम की दुआइयाँ दे रही थी कि अवाम पिस गई, मर गई, महंगाई हम मुकाने आए हैं। और बिलावल भुट्टो ने भी मार्च किया, मौलाना फजल रहमान ने भी मार्च किया, कितने मार्च हुए। हमने किसी एक मार्च में एक टीयर गैस नहीं चलाया, हमने कहीं कंटेनर नहीं खड़ा किया, हमने इनको वेलकम किया कि आए, आपका जमहूरी हक है, आप करें। जैसे ही खान साहब ने ये किया तो इनके तो हाथों के तोते उड़ गए और इन्होंने पूरी फोर्स लगा दी और इतनी इन्होंने शेलिंग की है, इतनी इन्होंने लाठी चार्ज की है। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, औरतें, अमर, आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे और रैलियों के अंदर ज़्यादातर फैमिलीज़ होती हैं, वो फैमिलीज़ परेशान, बच्चे रो रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मुक़्तदर इदारे हैं उनकी तरफ कौम देख रही है और वो ये भी देख रहे हैं कि उनकी मदद को वो आएंगे या नहीं आएंगे। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त बड़ा सीरियस मोमेंट है पाकिस्तान के लिए और बड़े सीरियसली हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम अपने वतन अजीज़ को इसी तरह इन जालिमों के हाथ में छोड़ेंगे या हम कोई और बेहतर फैसला करेंगे। अच्छा, अक्सर और बेशतर खान साहब इदारों की बात कर देते हैं कि इदारे जनाब न्यूट्रल हैं या नहीं हैं। आपको हमारे समीर इब्राहिम साहब के शो में भी उन्होंने कहा था कि अगर इदारे न्यूट्रल ना हुए या इदारों ने सही फैसले ना किए तो जनाब मुश्किलात हो जाएंगी। आप समझते हैं वाकई में इदारे न्यूट्रल हैं या नहीं है? देखें, इदारों की न्यूट्रलिटी को डिफ़ाइन तो इदारे खुद ही कर पाएंगे कि वो क्या किस चीज़ को न्यूट्रल कहते हैं और कैसे वो उस न्यूट्रलिटी को डिफ़ाइन करना पसंद करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि न्यूट्रल रहने का वक्त है नहीं ये। अच्छा, ये वक्त है कि वो हक और सच के साथ वो खड़े हों। ठीक है। और पाकिस्तान के दिफा के लिए जिस तरह से वो अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, पाकिस्तान के दिफा के लिए जिस तरह से वो तंदही मुस्तनद रहते हैं बॉर्डर के ऊपर बैरूनी ख़तरात से निमटने के लिए, इसी तरह अंदरूनी ख़तरात से निमटने के लिए भी उनको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। सही है। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राना सनाउल्लाह साहब हमारे उन्होंने कहा कि अगर दोबारा निकलेंगे ना तो हम दोबारा उसी ताकत के साथ, बल्कि उससे ज़्यादा ताकत के साथ इनको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का और मौजूदा हुकूमत का इस वक्त नज़रिया ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार फैला रही है और शायद उनको लग रहा है कि खान साहब दोबारा लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे। तो अब आपको हमें मनाजिर दिखाएंगे। यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफी एक्टिव मेंबर हैं और इनकी गाड़ी पर हमला भी किया गया था। इनके क्लिनिक के बाहर, ये मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं जनाब, इनके क्लिनिक के बाहर लाहौर में
पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई, पुलिस की भारी नफरी यहां पर आई गई। अच्छा, तैनाती ये कोई ऐसा नहीं था कि प्रोटेक्शन के लिए गई हो, जाहिर सी बात है कुछ और मामले होंगे, कुछ और मकासद होंगे, इसी वजह से ये लोग गए थे। लेकिन यहां पर बोल की डीएसएनजी खड़ी हुई थी, ये मनाजिर आप देख सकते हैं, बोल की डीएसएनजी भी खड़ी हुई थी। बोल की डीएसएनजी को पुलिस वालों ने देखा तो जनाब इन्होंने आफियत जानी कि यहां से फरारी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस तरह की ये जो डीएसएनजी आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर की, ये बोल की डीएसएनजी है। और पुलिस के आप नफरी भी आप इस वक्त देख सकते हैं, पुलिस के एहलकार उनकी गाड़ी भी देख सकते हैं। और ये यास्मीन राशिद का क्लिनिक है, और क्लिनिक के बाहर ये इस वक्त बोल्ट की डीएसएनजी भी खड़ी हुई थी और पुलिस की गाड़ी भी मौजूद थी। जब जाहिर सी बात उन्होंने मीडिया को देखा कि यार दोबारा से कवरेज हो जाएगी, दोबारा से मामला खराब हो जाएंगे, तो फिर वो वहां से चले गए। लेकिन शायद दोबारा से क्रैक डाउन करने का फैसला हुकूमत की जानिब से या तो कर लिया गया है, ये फैसला कर लिया गया है, क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा की जो गाड़ी थी ना उस पर पहले भी काफी ज्यादा मारपीट की गई थी, और जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया था आप सबने देखा था। हमारे प्रोग्राम में भी वो आई, मैंने उनसे पूछा बाबा आपकी तबीयत कैसी है, किस तरह का आपके साथ सलूक किया गया। जो भी सलूक उनके साथ किया गया, जो खवातीन के साथ लॉन्ग मार्च में किया गया जनाब, वो काबिल कबूल किसी तौर पे नहीं है, कोई उसको डिफेंड नहीं कर सकता है। और अगर डिफेंड कर रहा है तो जनाब मैं उसके बारे में मजीद ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पूछेंगे जनाब आपने महंगाई मकाओ मार्च किया था, अब ये महंगाई मुक्त तो नहीं रही है, लेकिन कुछ और ही सीन हो रहा है। 210 रुपए का पेट्रोल हो गया है, 184 रुपए का डॉलर था, उस वक्त आपने लॉन्ग मार्च कर दिया था, लेकिन अब 200 पे चला गया डॉलर, तो अब आपकी क्या सूरत हाल रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत में एक अहम इत्तेहादी है, और अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं होती, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इनके साथ नहीं होते, तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं होते, या फिर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होती। लेकिन जनाब इस सारे मामले से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक लॉन्ग मार्च किया था, और वो लॉन्ग मार्च इसलिए था कि महंगाई हद से ज्यादा है। लेकिन उस वक्त डॉलर जो था वो 184 186 था, पेट्रोल जो था वो 150 या 160 के करीब था, जिसमें 10 रुपए कमी कर दी गई थी। जब लॉन्ग मार्च चल ही रहा था 160 था, 150 कर दिया गया था। लेकिन अब डॉलर 200 को टच कर रहा है और पेट्रोल 210 को टच कर गया है। तो अब क्या ज्यादा महंगाई है या कम महंगाई है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त महंगाई के हवाले से लॉन्ग मार्च किया था, तो अब अपनी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेगी या नहीं करेगी? सैयद नासिर हुसैन शाह साहब इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से बात शुरू करूं। महंगाई बहुत ज्यादा है, कम है? क्योंकि उस वक्त तो आप लोगों ने महंगाई के खिलाफ मार्च किया था, अब तो 8 दिन के अंदर 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। मुतमईन है सर आप घी की कीमतों में इजाफे से, तेल की कीमतों में इजाफे से? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, बिल्कुल महंगाई है और महंगाई में इजाफा भी हो रहा है, लेकिन असल वजह इसकी जो नाअहल वफाकी हुकूमत थी पीटीआई की, वो है कि उसकी वजह से जो तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी बेरोज़गारी और तारीख़ी बदरुनवानी रही, और जो हम अब फेस कर रहे हैं, जो उनके एग्रीमेंट थे आईएमएफ के बाद उसके साथ, वो आईएमएफ जिसको पहले ये चुड़ैल समझते थे, खुदकशी कह रहे थे कर लेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, और बाद में वो उन्हें मिस वर्ल्ड लगने लगी। अरे क्या बात और उसकी हर शरायत इन्होंने मानी। अच्छा। जितनी हुकूमतें पाकिस्तान में रही हैं, बेशतर आईएमएफ के साथ उनके एग्रीमेंट रहे हैं, लेकिन उनकी जो नोयत है या उनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। ये उस वक्त वहाँ पे गए जब बिल्कुल फंस चुके थे, और फिर इन्होंने उनकी हर बात मानी। अब जाहिर है एक इंटरनेशनल जो मुआहदे आप करते हैं एक मुल्क के लिहाज से, तो वो जो आने वाली हुकूमत को भी उसको ऑनर करना पड़ता है। तो इसलिए जो इस वक्त की आप कह लें कोलिशन गवर्नमेंट है, उसको भी ये मिला पिछली हुकूमत की तरफ से, और अब उनको उसको आगे बढ़ाना है। ये नागुज़ीर नापसंदीदा फैसले, सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। अच्छा। और इसमें जाहिर है जो हम सब लोग उसमें शामिल हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर नवाज लीग के हैं तो सारी जिम्मेदारी उनकी है। जो भी इनके साथ हैं, ठीक है, वो सब इस फैसलों में एक ही हैं, और उनका आपस में मुत्तफ़िक़ा फैसला है, क्योंकि मुल्क की बेहतरी के लिए इन्होंने सख्त
सख्त फैसले इसलिए किए जा रहे हैं कि मुल्क में इस्तेकाम हो, मईशत मुल्क की बेहतर हो। ये नहीं चाह रहे कि जी कोई, जिस तरह उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि नो कॉन्फिडेंस की मूव है तो कुछ अरसे के लिए पेट्रोल की कीमतें उन्होंने कम कर दी, इसी चीज़ को जहन में रखकर कि अगर ये नाकाम होगी तो फौरी तौर पर बढ़ा देंगे, उसके बाद कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई 1% उस वक्त वो समझ रहे थे सही है, कॉन्फिडेंस कामयाब होती है तो फिर ये आने वालों को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो ये इस तरह अब जाहिर है जो मौजूदा हुकूमत है वो नहीं कर सकती, और मुल्क की मफाद में इस तरह के मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। और अब इल्ज़ाम कौन लगा रहा है मौजूदा हुकूमत पे? मुश्किल 60 वो रुपए बढ़ा दिए लोग सर, जो इसके जिन्होंने ये किया धरा, जो अभी तक बहुत सारी मराहत ले रहे हैं, उन्होंने अभी तक वो चीज़ें ही नहीं छोड़ी जो पहले वाले हुकूमत वाले थे, और अब उसके इल्ज़ामात इस हुकूमत पे लगा रहे हैं कि जी इनकी वजह से महंगाई हो रही है, इनकी वजह से डॉलर बढ़ रहा है, इनकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है, इनको लेकिन सर शर्म आनी एक बात चाहिए ये, इस तरह की पाकिस्तान बातें पीपल्स पार्टी का तुर्रा इम्तियाज ये रहा है कि वो कभी भी एहतजाज को बजूर ताकत नहीं रोकती। मीडिया ने 2008 से लेकर 2013 तक आपकी हुकूमत पर बहुत ज्यादा तनकीद की, लेकिन आपने हर तनकीद को खंदा पेशानी से कबूल किया। आपने कभी उन पर तनकीद नहीं की, आपने कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये मीडिया हाउसेस के खिलाफ क्यों कार्रवाइयां हो रही हैं सर? क्यों ऐसे मामला हो रहे हैं कि मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की जा रही हैं? और क्या आप अपने इत्तेहादियों को समझा रहे हैं भाई ऐसा नहीं करें यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में तो कभी ये नहीं किया। अब आप उनके आम इत्तेहादी हैं, जब आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर उनके साथ हैं तो इस चीज में भी क्या उनके साथ हैं? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है, और हमने हमेशा इसको करके दिखाया है कि कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इस तरह की कदगने नहीं लगी। अगर कहीं पे इस तरह के वाक़यात हुए हैं तो हम बिल्कुल उसकी मज़म्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ है ऐसा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस बारे में, सहाफ़ियों के बारे में, और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है तो इसके लिए हमारा मौक़िफ़। अच्छा सर, बजट भी अब आने ही वाला है, 60 रुपए तो बढ़ा दिए कीमतें पेट्रोल की, घी की भी बढ़ा दी है, अब बजट भी आ जाएगा, और सुनने में ये आ रहा है कि जो कसर रह गई है ना वो उसमें पूरी कर दी जाएगी, ठीक ठाक टैक्सेस लगाए जाएंगे, सब कुछ होगा। सर ये बताइएगा, आप लोग इसलिए आए थे क्योंकि पाकिस्तान इस नहज पर चला गया था, महंगाई अपने उरूज पर थी खान साहब के दौर में, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। तो सर अब आवाम ये पूछ रही है आप में और उनमें फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क रह गया सर दोनों में? दोनों ही महंगाई कर रहे हैं ना, आप भी महंगाई कर रहे हैं, वो भी महंगाई कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है सर फिर? देखें, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। उसकी वजह ये है कि फ़ैसले वो किए जाएंगे जो मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए बेहतर हों, और जिसके बाद रिलीफ आए। इस वक्त अदम इस्तेकाम है मईशत में, और जब वो इस्तेकाम होगा, मजबूत होगी मईशत, और जो हमारे बैनुल अक़वामी तौर पर जो राब्ते हैं या जो इश्यूज़ हैं, जो एग्रीमेंट हैं, वो मुकम्मल तौर पर बेहतर होंगे, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे अच्छे दिन आएंगे सर, चीज़ें सस्ती भी होंगी और लोगों के लिए रिलीफ भी होगा। यहाँ पे आप देख लें कि अगर कोई ये समझता है कि अगर वो हुकूमत में है तो सब कुछ है, फिर मुल्क भी ठीक है, जो इदारे हैं वो भी ठीक हैं, और अवाम भी ठीक है। अगर वो हुकूमत में नहीं है, जो इस वक्त खान साहब की सोच है, तो वो तो मुल्क के टुकड़ों की बात कर रहे हैं कि तीन टुकड़ों में बढ़ सकता है। हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं उनके ख़िलाफ़ तो वो बात करते ही रहते हैं। लेकिन इस वक्त देखें कि वो अगर हुकूमत में नहीं रहे तो उनके लिए सब ख़राब है, और उनके लिए पाकिस्तान की अहमियत नहीं है। सर सही है क्या? पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का इस्तेकाम, पाकिस्तान उनके लिए कुछ नहीं। वो अगर नहीं है तो वो टुकड़े भी हो जाए तो वो कह रहे हो सकता है वो इदारे जिन्होंने इन पर मेहरबानी की, अच्छा, जो कोने खुदरे में बैठे होते थे, एक आध सीट लेते थे, 2013 में 12 में इनको कुछ सीटें दिलवाई गईं, फिर 2018 में जिस तरह इनको हुकूमत दी गई, और फिर जिस तरह इनको सपोर्ट किया गया। अब उनका कसूर क्या है? उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो इनके गलत फैसलों की सपोर्ट नहीं करते, इनका जो कोरम ये पूरा नहीं कर सकते थे अपने दौरे इक़्तिदार में, अब वो उसमें अपना अमल दखल नहीं करते। वो अगर पॉलिटिकल हो गए हैं
तो अब ये उनके ऊपर तनकीद करते हैं। और वो ये पॉलिटिकल क्यों हुए? अच्छा। ये जरूर उनके लाडले थे। अच्छा। और हमारे मुल्क में इदारों का अमल दखल रहा है। ये उनके लाडले थे, इनको जैसे तैसे करके वो लाए और मुकम्मल सपोर्ट दे के चलाया। लेकिन इन इदारों के लिए सबसे अहम मुल्क है पाकिस्तान है, पाकिस्तान सबके की लिए सबसे सालमियत अहम मुल्क ही होना है। चाहिए जब सर। वो देखते हैं कि उनका कोई लाडला मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है और बड़ी सपोर्ट के बावजूद, तो जाहिर है वो उससे हाथ उठा लेते हैं। अच्छा। और यही हुआ। अब ये उनका कसूर है, जिसको खान साहब पता नहीं कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि उसमें भी इंतशार फैले और इस तरह की बातें कर रहे हैं जो इनको ज़ेब नहीं देती। ये अच्छा। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक पार्टी के सरबराह हैं। और फिर ये ज़्यादा बुखलाहट इस बात की भी है कि जो इन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया था कि लॉन्ग जी मार्च मैं ये जो तारीखी लॉन्ग मार्च करूंगा और अच्छा। वो आज़ादी मार्च कह लें, पता नहीं क्या उसको ठीक है। कहते थे, 20 लाख लोग होंगे। सही है। लेकिन जब वो मार्च निकला तो सबने देखा कि कुछ हजार लोग थे। चले पंजाब में तो उन्होंने कहा जी सख्तियां, गिरफ्तारियां, सिंध में भी तो जी की तो बड़ा है सर आप जुल्म लोगों हुआ। ने गिरफ्तारियां। केपी में क्या हुआ? वो केपी का जो बहुत बड़ा तारीखी काफिला था खान साहब की सरबराही में निकलना, ठीक वो है। जो लाखों लोग थे वो कहाँ गए? वो क्यों चंद वो हजार पे अल्टीमेटम दे रहे हैं आपको, मुश्तमिल? दोबारा आएंगे वो लोग फिर। तो इसका ये इनका खेल खत्म हो चुका ठीक है, लेकिन वो ये अल्टीमेटम सिर्फ आपको दे रहा है, बयानबाजी। दोबारा आएंगे, दोबारा आप फिर तैयार। वो छह दिन की वार्निंग जो थी, वो खान साहब ने वहां पे जान छुड़ाने के लिए कहा था कि जी मैं 6 दिन के बाद आऊंगा। उनको था कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, फिर सही है। देखी जाएगी। तो यही हुआ। और अब चले वो सर, खान टाइम साहब की कभी किल्लत नहीं है, वरना मैं आते। पूछता आपसे सर आप कोई लाडला है या नहीं है, लेकिन सर ब्रेक लेना। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, मईशत के हवाले से बात करेंगे। मईशत कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, बेहतर होगी या नहीं होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ मईशत की बात करेंगे क्योंकि इस हवाले से जितनी बात की जाए कम है। मईशत का बेड़ा गर्क होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी जनाब इसी तरह का मामला था, लेकिन उनको हटाया इसलिए गया था ताकि मईशत में बेहतरी हो सके। लेकिन अगर मईशत में बेहतरी की कीमत आवाम को ही चुकानी है तो आवाम सवाल करते हैं कि भाई वो बुरे थे, फिर 150 रुपए का पेट्रोल था, आज 210 रुपए का कर दिया गया है। तो जनाब इस पर मजीद बात करेंगे। डॉक्टर अशफाक हसन साहब प्रिंसिपल हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी नस्ट के, माहिर माशियात भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये बताइएगा, ये 30 रुपए इजाफा किया गया कल और पिछले 8 दिन में 60 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। कोई भी हुकूमत होती, क्या उनके लिए जरूरी था, नागुज़ीर था मईशत को बेहतर करने के लिए ये इकदाम उठाना, या ये मुस्लिम लीग नून की कुछ खास मेहरबानी हम पर? मेरे ख्याल में जो पिछली वाली हुकूमत थी उन्होंने तो उस पर पाबंदी लगा दी थी, फ्रीज कर दिया था जून तक के महीने तक। और ये भी था कि वो रिव्यू करेंगे, और रिव्यू था अप्रैल के महीने में रिव्यू करने का था। और वो इस सिलसिले में था कि यूक्रेन रशिया की क्राइसिस के बाद खतरा था कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी मजीद। तो अगर वो मजीद बढ़ती तो फिर वो हुकूमत कुछ ना कुछ पास ऑन जरूर करती। लेकिन ये हुकूमत जो है, और उन्होंने इसके लिए बातचीत भी IMF के जो टीम थी उनसे बाकायदा मुज़ाकरात भी की, और उनको बताया कि जो भी हमने फ्रीज किया हुआ है उसका जितना कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, हम यहाँ से उसको पूरा करेंगे। तो उसकी पूरी फाइनेंसिंग प्लान भी उनको दी हुई थी। अच्छा। लेकिन वो बज़िद थे कि नहीं, हम नहीं मानते आपकी फाइनेंसिंग प्लान। अब ये अजीब सी चीज़ है कि एक सवरन अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट, वो आपसे कह रही है कि इसकी फाइनेंसिंग अवेलेबल है और ये सोर्सेज है। ठीक है। IMF हैज नो अथॉरिटी टू से कि जी नहीं हम नहीं मानते। अच्छा। बिल्कुल ये गलत काम था वो। लेकिन उनको ये पता था, उन्होंने ये कहा कि जी मुज़ाकरात खत्म, अब जो नई हुकूमत आएगी उससे हम बातचीत करेंगे। तो अब मेरा सवाल है कि फरवरी के महीने में उन्हें कैसे पता था कि नई हुकूमत आने वाली है? ये बड़ा पॉइंट नोट करने वाली चीज है कि फरवरी में जब जा रहे थे और इनके साथ 7th रिव्यू जब पिछले वाली हुकूमत के साथ मुकम्मल नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट गवर्नमेंट से बात करेंगे। ओके। तो ये कैसे पता था कि उन्हें कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट आने वाली है? ठीक है। और थोड़े दिन के बाद जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आ गई और मिफ्ताह इस्माइल साहब जब गए वहां पर, उन्होंने जाके वहां पर कह दिया कि बिल्कुल आमन्ना सदकना जनाब, हमने जाते ही फौरन
सारे बिजली और तेल की जो कीमतें हैं सब हम अनवाइंड कर देंगे सब्सिडीज और उनको बढ़ा देंगे। मान लिया उन्होंने। उसके बाद ये डरे बैठे रहे, 2-3 हफ्ता निकल गया, फिर दोहा में मुज़ाकरात शुरू हुए, नाकाम सर हो वो मुज़ाकरात भी नाकाम होकर वापस आ गए। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर यही काम करना था जो आपने अब किया है, पहले क्यों नहीं किया? पहले दोहा में भी 24 घंटा पहले यही काम कर देते तो ये 7th रिव्यू में मुकम्मल हो चुका होता। अच्छा। लेकिन वहां नहीं किया, यहाँ जब वापस आए तो किसने कहा कि ये कौन था? क्योंकि PMLN की हुकूमत वहां तो डर से बैठी हुई थी, उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं बढ़ाएंगे इसको। अच्छा। तो वो मुज़ाकरात खत्म हो गए, प्रेस रिलीज भी जारी हो गया कि हमारी जो डिस्कशन है, टॉक्स है, वो इनकन्क्लूसिव है। ठीक है। 24 घंटे के बाद जब पाकिस्तान में वो आते हैं, वापस आते हैं, तो कहां से कॉल आया कि बढ़ाओ इसे। अच्छा। बढ़ गया, धड़ाधड़ बढ़ रहा है, 60 रुपए बढ़ गया, ये मजीद बढ़ेगा। ये कहने का मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा लेट गए, बहुत ठीक है। ज्यादा लेट गए, बिल्कुल। अच्छा सर, Total आप surrender भी वही सवाल उठा रहे हैं, वो कौन था जिसने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने का कहा, अगर ये लोग बना करके आ चुके थे। लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि क्या इनकी नाअहली है, कमअकली है, मामलात को समझ नहीं पा रहे सही से? क्योंकि जब 184 का डॉलर था और अब तब भी आपने कहना था कि हमने मुश्किल फैसले लेने हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे हम तो नहीं बनाएंगे पेट्रोल, तो उस वक्त बढ़ा देते तो डॉलर मुस्तहकम थोड़ा कम हो जाता, अब तो डॉलर भी 198 पर चला गया। अगर वो 184 पे कर देते तो शायद इतने बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, नहीं बढ़ती। जब उन्होंने नहीं किया, ओके, फिर कहीं से कोई प्रेशर आया होगा तो धड़ाधड़ बढ़ा दिया, और उस वक्त बढ़ाया जब पुलों के नीचे से मजीद पानी बह गया था, जब आपका डॉलर 200 को क्रॉस कर गया तो फिर आपने बढ़ाया, इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है। ये तो अभी पहली किस्त आई है, बल्कि पेट्रोल की ये दूसरी किस्त है, अभी तीसरी और चौथी भी आई है, और ये एक इस महीने के में आ जाएगी आपको। अच्छा। ये तकरीबन 50 से 50 रुपया जो है और पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, और डीजल के भी तकरीबन 50 रुपए और मजीद बढ़ेंगे। तो सर अब तो आप उसके लिए इसका मतलब है तो 250 रुपए का हो जाएगा पेट्रोल। और मिफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू में सुन रहा था, वो कह रहे थे अभी बस मुश्किल दिन थोड़े से हैं, 1.5 महीने में मुश्किल, पर आवाम के लिए सुकून हो जाएगा। अब मैं समझ नहीं पाया कि आवाम को आदत हो जाएगी या कीमतें वापस आ जाएंगी। उन्होंने कहा 1.5 महीना मुश्किल का है सिर्फ। मेरा ख्याल में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आप में से जो कुछ लोग हैं ना, जब जाते हैं जर्नलिस्ट उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए, तो उनका 1 अक्टूबर का जो वो बड़ा वायरल हुआ है आजकल भी वीडियो, जिसमें उन्होंने 137 जब किया था पिछली हुकूमत ने, तो बहुत क्रिटिसाइज किया था, और उन्होंने कहा था कि हमारे PML की हुकूमत या PDM आएगी तो हम 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। वो उनको सुना देना चाहिए, पहले वो सुनाए और उसके बाद सवाल करें, सर अब आपका क्या ख्याल है। ये कहना चाहिए, इतना करश तो होना चाहिए जर्नलिस्टों। हम तो सर हर जगह जाते हैं, मुश्किल सवाल ही करते हैं, ठीक ठाक सवालात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी करते हैं, मुस्लिम लीग नून से भी करते हैं, पीपल्स पार्टी से भी करते हैं। जब आपके लोग उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, ठीक है, आपके नुमाइंदे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, तो अपने ही मोबाइल पे उसको चला दिखा देंगे आप क्या कहते थे कि सर ये बताएं, ये मिफ्ता इस्माइल सही था या आज का मिफ्ता इस्माइल सही है। ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जनाब प्रिंसिपल नस्ट के हमारे साथ अशफाक थे, और अभी तो 2 ही किस्तें आई हैं अभी पेट्रोल की, बताया जा रहा है कि इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा, तो कुछ बईद नहीं है। ये 200 पे हमारी चीखें निकल रही, तो 250 पर क्या होगा क्या नहीं होगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब, जिंदगी रही सेहत रही, तो क्योंकि कल सैटरडे है, हफ्ते का रोज है, तो जनाब कल 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।